हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th में फ़िज़िक्स में हमने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम के विषय में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो आज का टॉपिक जो है यही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस प्रकार डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसकी जो है उसका फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है वो उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है डिफ़ाइन करती है, अर्थात परिभाषित करती है। देखिए, हमने वाइट बोर्ड पर लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्योंकि बात इलेक्ट्रिक की हो रही है तो वैद्युत क्षेत्र जोड़ना स्वाभाविक है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध, संबद्ध माने जुड़ा हुआ, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। माप है कितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हो सकती है, उसके विषय में हम बता सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होगी, अब कोई भी अगर काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ से मतलब ये होगा कि पृष्ठ तो होगा, मतलब वो इमेजिनरी पृष्ठ माना जा सकता है कि हाँ इस प्रकार सा है, कोई उसकी आकार जो है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसीलिए देखिए इसको हमने थोड़ा हल्का तिरछा बनाया गया है। ठीक, तो ये हो गई एक बेसिक सी डिफिनेशन वैद्युत फ्लक्स के विषय में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में। क्या कि अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ठीक है, अब देखिए हम इसके जो है फार्मूला को कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने एक काल्पनिक पृष्ठ माना है और इससे ये जो है बल रेखाओं की संख्या, ये देखिए जो ये पृष्ठ है ये एस पृष्ठ है, मान लीजिए इसका सरफेस एस है तो इसको हम एस से लिख रहे हैं। ये एस सरफेस का कोई जो है ये है, ये सरफेस है, ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र है तो इसमें जो है इसकी इंटेंसिटी भी होगी, ई होगी, ठीक, और इसमें जो है इसका जो है कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा क्योंकि इसका सरफेस है। ठीक है, तो फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इसका मान लेते हैं, माना कोई एक वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, तथा उसके सापेक्ष में उसका क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है, डी ए है। लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है, डी ए है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यदि हम इसका क्षेत्रफल अवयव से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जब निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये डी फाई ई होगा, फाई जो है फ्लक्स को निरूपित करेगा। आगे भी आप देखेंगे जब मैग्नेटिक होगा तो उसमें भी, लेकिन यहाँ पर ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी फाई ई जो होगा वो ई डी ए के इक्वल होगा। ठीक है, ई डी ए के इक्वल होगा, समझ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ई डी फाई ई इक्वल होगा ई डी ए इक्वल, ठीक, तो ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होगा कि अगर हम इसके जो है इसको थीटा कोण पर घुमा दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, ठीक, उसके सापेक्ष जो हमारा दिया गया था क्षेत्रफल अवयव, थीटा कोण पर जब घुमाया जाता है तो जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आता है वो निकल के आएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, समझ रहे हैं कि नहीं। जो डी फाई ई इक्वल निकल के आएगा वो क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। चूँकि कॉस थीटा लिखा है तो हम इसका ये कह सकते हैं कि जो दोनों जुड़ी हुई राशियां हैं ई और डी ए, इसका हम डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, हम पहले नहीं बताएंगे ये कि ये हमारा डॉट में होगा या क्रॉस में होगा, ठीक है, हमने बाद में इसको बताना है कि ये जो डी फाई ई होगा, ठीक, ये किसके इक्वल होगा, ई डॉट डी ए के इक्वल हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा जुड़ा हुआ। कॉस थीटा में हमने बताया था कि जो अदिश राशियाँ होती हैं, ठीक, स्केलर क्वांटिटी होती हैं, उसमें जो है डॉट लगता है, तो ई डी ए इसका जो है फार्मूला हो जाएगा। इससे एक चीज़ बेसिक सी चीज़ निकल के आ गई, क्या कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक है, यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट निकाल लिया। दूसरी चीज़ देखिए, ये तुम्हारा जो डी फाई ई था ये इसके एक लघु खंड को निरूपित करता है। हमने बताया था कि डी जो होता है, डी फॉर जो होगा वो इसका जो है लघु खंड, ठीक, लघु खंड मतलब छोटा जो होगा भाग उसको निरूपित करता है।
यदि इसका हम संपूर्ण निकालें, ठीक है, संपूर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी संपूर्ण करना होगा तो हम इसका जो भी राशि दिया होगा उसका होल इंटीग्रल करते हैं। ठीक, होल इंटीग्रल कैसे, देखिए हम अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालते हैं, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसका होल इंटीग्रल करेंगे। ठीक, डी फाई ई इक्वल, ये पूर्ण राशि है, देखिए इंटीग्रल उस पर नहीं लगेगा जिसकी वैल्यू जो है निश्चित है। ठीक, इसकी वैल्यू डिफाइन है तो ये ई बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ होल इंटीग्रल किसका हो जाएगा, डी ए का, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गया कि डी फाई ई इक्वल ई होल इंटीग्रल डी ए हमने बताया था। ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स वालों के लिए हम ज़्यादातर बताते हैं कि जहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर इंटीग्रल लगाओ डी लगाओ तो वहाँ से जो है ये उसका जो है ये दोनों हट जाएंगे, यहाँ पर फाई ई बचेगा। ठीक, ये कोई रूल नहीं होता है, वैसे हम जनरली बता देते हैं फिजिक्स वालों के लिए जो बायो से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें बचेगा ई ए। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, ई ए के बराबर होता है। ठीक है, और अगर इसके सापेक्ष कोई कोण लिया गया है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोण लिया गया है तो वो किसके इक्वल होगा, फाई ए। यहाँ पर जो अगर यहाँ पर ऐसा कहा जाए, ये जो डी ए होगा ये होल इंटीग्रल डी ए, ठीक है, ये ए कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, डी ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये तो ए के इक्वल होगा पूरा। ठीक है, और अगर इसमें थीटा कोण दिया गया है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक, तो ये आपकी जो है क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हो गया। ठीक, परिभाषा लिखी है, यहाँ से जब हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे तो सबसे पहले इसका लघुखंड मान लेते हैं, और थीटा कोण पर अगर घुमाया तो ई डी ए, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट इसलिए हो गया क्योंकि कॉस थीटा लगा था, संपूर्ण पृष्ठ के कारण ये होगा। ठीक, हमने बताया था ये इसका ए के इक्वल होगा, पूरा उसका संपूर्ण क्षेत्रफल निरूपित करेगा। ठीक है, कोण अगर लगाना है तो इसके साथ में कॉस थीटा, तो फार्मूला निकल के आता है फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये आपकी जो है क्या हो गया, इसकी दूसरी डिफिनेशन भी होती है, फार्मूला बेस पर जोड़ना चाहें तो फार्मूला बेस पर भी इसकी डिफिनेशन निकाल सकते हैं। डिफिनेशन क्या होगी, इसकी डिफिनेशन ये होती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। ये इसकी जो है क्या होती है, ये डिफिनेशन होती है किसकी, फार्मूला बेसिस पर। दूसरी चीज़, अब कंडीशंस इसमें आती हैं। कंडीशन क्या आएंगी, कंडीशन में ये आता है कि अगर कोई एक सरफेस दिया है, ठीक है, ये सरफेस दिया है, ठीक, और हल्का तिरछा बना लेते हैं, इसमें ऐसे सरफेस दिया है, ये सरफेस दिया है, ठीक है, और इसकी जो इंटेंसिटी जो है, जो वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, वो ऊपर की ओर है। ठीक है, और इसके सापेक्ष में जो इसका क्षेत्रफल होगा, जो पृष्ठ ये इस सरफेस को दिया है, इसका जो क्षेत्रफल ए होगा वो भी इसके समानांतर है। ठीक है, अभिलंबवत दोनों हैं पृष्ठ के। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगी, इस कंडीशन में देखिए ए और ई दोनों एक ही तरफ है। ठीक, तो इसका जब हम चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तो इनके बीच में जो कोण होगा, हम ये कह सकते हैं जो थीटा होगा वो 0 के इक्वल होगा कि नहीं। थीटा जो होगा वो यहाँ पर 0 के इक्वल होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि फाई ई जो निकलेगा वो हमने फार्मूला लिखा था ई ए कॉस थीटा, और थीटा इक्वल 0 है तो फाई इक्वल क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल, तो फाई इक्वल क्या हो जाएगा, ई ए। पहली कंडीशन ये हो गई। पहली कंडीशन में क्या है कि अगर यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 0। दूसरी चीज़ क्या होता है, इसमें थीटा 0 हो गया तो वैल्यू निकलेगी इतनी। ठीक, फाई ई इक्वल ई ए। ठीक, दूसरी चीज़ है कि अगर ये मान लो कोई एक जो है सरफेस है और इसमें जो है
इंटेंसिटी हम इधर ही रखते हैं, ठीक, ऊपर की तरफ, समझ रहे हैं, और इधर की तरफ इसके जो परपेंडिकुलर यहाँ से मान लेते हैं ऐसे, ठीक, ये जो है इसका एरिया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, कितना बनेगा 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री बनेगा तो थीटा इक्वल यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। तो कंडीशन क्या निकलेगी, फाई इक्वल ई ए कॉस 90, ठीक। कॉस 90 की वैल्यू हमको मालूम है 0 होती है, तो फाई इक्वल क्या हो गया 0, ठीक। तो ये कह सकते हैं कि अगर एरिया जो है इसका इसके अभिलंबोत समानांतर है जो सरफेस दिया था, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और ये जो होगी आपकी जो वैद्युत क्षेत्र ये ऊपर की तरफ है, तो इसमें एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो कंडीशन निकल के आएगी कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 के बराबर होगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक, गॉस की थ्योरम। देखिए अगला टॉपिक है गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम में क्या बताया जा सकता है, गॉस की प्रमेय में वैज्ञानिक थे हमारे, उनका पूरा नाम था कार्ल फ्रीडरिच गॉस, ठीक है। कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने वैद्युत फ्लक्स और किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध जुड़ा हुआ आवेशों के संबंध में एक परिमाणात्मक संबंध स्थापित किया, ठीक है। उसके विषय में इन्होंने क्या बताया था, देखिए आज गॉस के थ्योरम में केवल आपका जो है ये जो नियम था, ठीक, इसका रूल है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी इसका जो डेरिवेशन होगा, पूरा डेरिवेशन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो गॉस थ्योरम में क्या बताया गया था, पहले सुन लीजिए। गॉस थ्योरम में ये बताया गया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, आवेश मान सकते हैं क्यू, उसका 1/ε0 गुना हो सकता है। ε0 हमने बताया था कि निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, ठीक, इससे पहले वाले में बताया जा चुका है। तो क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध या जुड़ा हुआ जिसको बोलते हैं, इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हम इसको लिखे भी दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसको मान सकते हैं फाई ई, ठीक। किसी पृष्ठ, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू मान सकते हैं, इसका कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यही जो है गॉस की प्रमेय कहलाती है, ठीक है। हमने लिखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गॉसेस थ्योरम। इस पर जो है बेस्ड आगे के जो डेरिवेशन होंगे वो गॉसेस थ्योरम पर ही होंगे, ठीक है। तो फार्मूला इसका याद रखना, हमने बताया था कोई अगर वैद्युत फ्लक्स फाई यही है, आवेश की वह उसका 1/ε0 गुना करेंगे, तो इससे करा देंगे क्या, गुणा, तो फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, Q/ε0, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से ये हो गया। अभी देखिए यहाँ से एक चीज़ छूट गई थी कि हमने फाई ई अर्थात वैद्युत फ्लक्स की विमा नहीं बताई थी, ठीक है। तो विमा इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि देखिए आप पूर्वत कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं, तो विमा निकालने के लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आप लोग निकाल के बताएंगे हमको कि EDA इससे जो है, इसमें जो है इंटेंसिटी की जो है विमा निकाल के रख दीजिएगा और क्षेत्रफल वाला रख दीजिएगा, ठीक है। ये जस्ट अभी याद आ गया कि जो वैद्युत फ्लक्स की विमा होगी वो आप लोग जो है निकाल के बताएंगे। तो आप इतना जो है तब तक स्टडी करिए, इसके बाद में जो गॉसेस थ्योरम का डेरिवेशन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।